और उसके साथ ही स्टार स्पोर्ट्स का ड्रीम जॉब तभी शुरू हो गया था। उनका जो टास्क होता था कि रील सिर्फ बनाना है, आपको टॉपिक्स देते थे। जब टॉप 3 का रिजल्ट आया वो टीवी पे आया, सो आई केम अप एंड आई हग्ड माय फादर अप, तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। राजस्थान रॉयल्स एक तो वो जगह और वो टीम बहुत खास है। द TEDx के अंदर यंगेस्ट गर्ल जिसने TEDx में स्पीच दिया, आई थिंक यू आर। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आप बहुत सारा काम कर रहे हो, उसके अलावा आप ह्यूमैनिटी रिलेटेड भी बहुत सारा काम करते हो, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो चैरिटी बिगिंस एट होम, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, सोल्जर्स है, वो महान है। वो महान है एक्चुअली, वो महानता बोल सकते हैं। हम नॉर्मल है तो हम नॉर्मल चीजें ही दिखा सकते हैं। राइट राइट है, रॉन्ग रॉन्ग है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मेरा कोई ग्रे नहीं होता। वेरी क्लियर, एक्सट्रीमली क्लियर। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहाँ पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं और दिल खोल के करते हैं। आज की हमारी खास गेस्ट है एक मल्टी टैलेंटेड इंसान जिनका नाम है प्रमिता मोहपात्रा। प्रमिता IPL की एंकरिंग हो या हॉकी वर्ल्ड कप की एंकरिंग हो, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई काम हो या ट्रांसजेंडर और डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा हो, ये सब करने की चाहत कूट कूट के भरी हुई है प्रमिता के अंदर। इन सब बातों को डिटेल में जानने के लिए हम सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। वेलकम टू द शो प्रमिता। थैंक यू भरत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे तो आज ये लग रहा है कि मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ या देने वाला हूँ, मुझे नहीं पता, बिकॉज इतनी स्पेशल एंकर आज हमारी गेस्ट है और हमारे शो पर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और आप यहाँ पर आए। आई एम ग्लैड आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा जी। आपकी जर्नी और आपके काम बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे मेन ये है कि आप मल्टी टैलेंटेड, मतलब मैंने आपका देखा है कि बहुत सारे काम लाइक एंकरिंग है, स्पोर्ट्स है, फिर ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, बहुत सारी फील्ड्स में आप काम कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इतना सब मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ वेरी नाइस। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले स्पोर्ट्स से, जो आपका सबसे मेन है IPL 2024, जिसमें फर्स्ट ईयर ही IPL में आपने एंकरिंग की है और आप फर्स्ट रनर अप का अवार्ड आपने जीता है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्चुअली कुछ ऐसे दिमाग में नहीं था, मतलब ऐसे एक दिन से बोले कि ऑडिशन देना है आपको। पहले तो राजस्थान रॉयल्स के लिए था, तो वो फरवरी में ऐसे बोले थे कि टीम से कि आप एक बार दे दो लुक टेस्ट ऑडिशन टाइप का, एक वीडियो क्लिप भेज दो एंड देखते हैं। तो पहली बार तो मुझे लगा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 1 साल से ही हूँ और ये थोड़ा IPL जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट लकीली मुझे याद है बैठी थी और तुरंत उन्होंने कॉल किया कि आपके फ्लाइट्स का हो गया है बुक, आप आ जाओ कल परसों आ जाओ, आप रेडी हो ये हो। तो मुझे वो चीज पहले सिंक इन करने में थोड़ा वक्त लगा कि एक्चुअली हो रहा है कि एक्सेप्टेंस करने में टाइम लगा कि तो थोड़ा हाँ, तो मुझे वो एक मोमेंट याद है। और उसके साथ ही स्टार स्पोर्ट्स का ड्रीम जॉब तभी शुरू हो गया था। वो भी हम लोग जैसे उनका जो टास्क होता था कि रील सिर्फ बनाना है, आपको टॉपिक्स देते थे, ऐसे रिंग लाइट लगा के फोन से शूट करना है, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। मेरी एक बहन और मेरी कज़न वो लोग थे और मेरे 2-3 दोस्त, वो लोग भेजे जा रहे हैं मेरे को रील्स, यार सब बना रहे, तुम भी बना लो यार, क्या बनाने में क्या जाता है। तो मेरा जो भी चीज़ होता है ना, मेरा दिमाग ब्लैंक होता है कि क्या होना है क्या नहीं, उस इतना मैं सोचती नहीं हूँ, मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। तो उन्होंने बोला कि बना दो, मैं बोली मैं बना देती हूँ। और मेरा पहला हुआ आई थिंक MSD के CSK वाला एक था, कि मैं CSK बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो इसलिए मैंने डाल दिया वो सारी चीज़ें। और वैसे ऐसे हम लोग बात करें तो बैठ के यार क्या होगा, पता नहीं इतने लोग दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा कि नहीं। तो मेरी ये दोनों सिस्टर्स जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट, नहीं होगा, हमने रिंग लाइट लेके आए हैं तुम्हारे लिए, हम बैठ के AC तुम्हें दिए, वो रूम हम तड़प रहे हैं बाहर, गर्मियों की अप्रैल में हो रहा था, होगा। तो ऐसे करके वो पहला राउंड हो गया। दूसरा तीसरा मैं आपको स्वेयर करके बिलीव करके बोलती हूँ, मैंने मेरे दिमाग में मैं बस अपने दिल से करती थी। वेरी गुड। जो अपने दिल में आता था वो मैं करती थी।
बट जब टॉप 10 को वो बुलाए, क्योंकि आपको रियल वाला मॉक वहाँ पे, और जिस दिन पहली बार मैंने वो स्टार स्पोर्ट्स का माइक पकड़ा, वो आईपीएल का है और वो भी आपको आरसीबी आरआर का गेम, तो वो मेरे को जब माइक मैंने पकड़ा ना, तो फियर था अंदर? वो क्या लगा, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, वो उस पॉइंट पे लगा कि हाँ अभी कुछ हो सकता है जिंदगी। एक फियर था, लेकिन मुझे लगता है साथ में एक अलग खुशी भी थी, अचीवमेंट हाँ, थी, बट kind of। फियर इसीलिए होता है कि आप उस स्टेज पे आ गए हैं, अभी आपको अच्छा करना है बस, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप आए हैं। तब तक जब आप कमरे में होते हो, आप शूट करो, इतना प्रेशर नहीं होता, डेफिनेटली। बट जब स्टेडियम लोग ये सब देख रहे हैं और जहाँ पर आपको आपके हर शब्द का ध्यान रखना होता। जी जी, कैसा था वो एक्सपीरियंस, वो जर्नी जब आईपीएल में आपने एंकरिंग किया? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो स्टार स्पोर्ट्स के दिन पहले तो 2-3 टेक लगे, क्योंकि लिटरली वो बिलीव ही हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। और एक तो मेरा फ्लाइट डिले हो गया था, मैं 14 घंटे की फ्लाइट से आई थी लिटरली। मेरे एक दोस्त ने बोला कि यूएस जाके तुम आ जाती, इतना इतना लेट था वो फ्लाइट, सोए भी नहीं है और हम एक्साइटेड है उसी वक्त। तो उसके बाद टॉप 10 के बाद टॉप 3 का जो सिलेक्शन था, आई थिंक वो सबसे टफ था उनके लिए, क्योंकि मैं तो उम्मीद नहीं कर रही थी। और मैं कल ही गई थी, मैं उनके एक हेड से मिली थी, तो वो बोले आप क्यों ऐसे हो कि आपको कभी उम्मीदें नहीं आती, क्यों ऐसे आप अंडर एस्टिमेट करते हो। मैं बोली मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करती, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को देखती हूँ, कि हमेशा मैं ये देखती हूँ कि आई नो आई एम गुड इनफ, बट देयर विल बी ऑल्सो 10 other people who will be better than Right, me. definitely. So sometimes you get a chance, sometimes you don't. So I think जब टॉप 3 का रिजल्ट आया, वो टीवी पे आया, मैंने भी देखा नहीं, मेरे को 4-5 लोग बोले, so I came up and I hugged my father up. So that was a very emotional moment for me. तो कैसा रिएक्शन था आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का? So I don't know, I never usually cry easily. I'm little emotionally resilient, but that time I hugged my father and cried. So वो moment खुशी मेरे के लिए आंसू। बहुत स्पेशल था। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। राजस्थान रॉयल्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? राजस्थान रॉयल्स, एक तो वो जगह और वो टीम बहुत खास है, क्योंकि उनकी टीम में भी आप अगर पूरे 11 प्लेइंग 11 को भी आप देखेंगे ना, वो जो मिश्रण है उनका बहुत बैलेंस्ड है। ओवरसीज के प्लेयर्स बहुत अच्छे, इंडियन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे, बट उनका मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट था वो गेम, तो हमें 2-2 टीम्स का मैनेज करना पड़ रहा था। और ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, इनिशियली थोड़ा मैंने ब्रेक लिया, समझा गेम कैसे चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद जब बोला, जब आपकी पूरी आवाज़ पूरी स्टेडियम सुन रही है और वो सब, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा राजस्थानी बोलने की कोशिश किया मैंने। फेवरेट प्लेयर कौन था आपका राजस्थान रॉयल टीम में? मुझे तो यशस्वी जायसवाल सबसे ज़्यादा उस दिन, बटलर ऑल्सो, पर यशस्वी जायसवाल उस दिन उन्होंने शतक बनाया था, मुझे याद है। तो वो एक उभरते हुए खिलाड़ी है, जिनको हम आने टाइम में भारत के लिए देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो जब आप एंकरिंग करते हो तो स्पेशली कोई आपको अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ स्पेशल एंकरिंग होती है? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं होता, क्योंकि हाँ, अगर MSD का होता होगा या रोहित शर्मा ऑब्वियसली थे उस टाइम पे, तो वो एक्साइटमेंट हो जाता है, क्योंकि वो चाइल्डहुड हीरोज है हमारे, विराट कोहली हो, तो उनके लिए वो एक्साइटमेंट आ जाता है। Definitely, कोई सवाल नहीं। क्रिकेट के अलावा भी आप काफी जगह पे एंकरिंग करते हो, हॉकी, खो खो, तो अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट का एक अलग लेवल का क्रेज है, तो ये खो खो और इसमें जब आप हॉकी में करते हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? सारे गेम्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हॉकी एक ऐसा गेम है जो हमारा भारत का नेशनल गेम है, जो अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जहाँ से आती हूँ, उड़ीसा से, वहाँ इस गेम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। हमारे एक CM ने इस गेम को लिटरली रिवाइव किया, और जिस आकार में इंटरनेशनल की 2 वर्ल्ड कप इन्होंने होस्ट किया, उस हिसाब से मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे, जो गेम होता है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वो उस लेवल को लेके आए इस गेम को, तो वो बहुत मज़ा आता है। आप अगर देखेंगे फील्ड हॉकी सामने खेलते हैं ना, वो क्वार्टर्स में, और ऑडियंस भी, हमारे उड़ीसा के लोग तो हॉकी के लिए स्टेडियम हमेशा फिल होता है, मतलब वो आएंगे पूरा फील्ड अप होता है। मतलब नॉन इंडिया गेम में भी वो लोग आते हैं, राउरकेला में होता है और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, नॉन इंडिया गेम में भी वो लोग आते हैं। तो वो जब, और वहाँ तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमें लोकल लैंग्वेज बोलना पड़ता है। वेरी गुड, बढ़िया बोल सकते हैं। और ये चीज़ है वहाँ पे कि आप जितना इंग्लिश बोल लो, हिंदी भी बोल लो, बट जब आप उड़िया बोलते हो ना, एक भी लाइन बोल दो तो
लाइक एनी ऑफ द स्टेट, अगर आप Yeah, लोकल लैंग्वेज हाँ। यूज करते हो तो वो इम्पैक्ट ये लगा था। तो उनका वो चीज होता है, तो वो अच्छा Definitely. लगता है। हाँ, वैसे उड़ीसा का आपने कहा, तो उड़ीसा का तो आपका द TEDx के अंदर यंगेस्ट गर्ल जिसने TEDx में स्पीच दिया, आई थिंक यू आर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक आप उस टाइम 21 साल Yeah. के आसपास आपकी एज थी, तो TEDx के अंदर यंगेस्ट गर्ल ऑफ उड़ीसा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस और आपने किस चीज के बारे में बोला था वहां पे? वो भी मुझे सिर्फ होस्ट करने के लिए बुलाया गया था कि आप होस्ट कीजिए, तो उन्होंने उसके बाद जर्नी देखा, तो आप एक इंट्रोडक्टरी कुछ बोलिए। ओहो, और वो थीम मुझे एग्जैक्टली कौन सा था याद नहीं, बट इतना मुझे पता है वो फेथ के ऊपर था कि जो जिंदगी में हम सोचते हैं कि कोई कौन से लेवल से आ रहा है, कि किसकी क्या परिस्थितियां हैं, और हमने जितने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है अपने लाइफ में, वो कैसे अपनी हम्बल बिगिनिंग से, या जिनके पास कुछ भी नहीं था। वेरी ट्रू। और मुझे अभी भी याद है, मैंने कुछ तो चार्ल्स डार्विन के बारे में बोला था वहाँ पे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि उनको भी नहीं पता कि वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को इवॉल्व करेंगे, जिसके बारे में ये दुनिया को वो ये ज्ञान देंगे, बट चार्ल्स डार्विन डिड दैट। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने, हाँ ये भी बोला था रजनीकांत जी, ही वाज अ बस कंडक्टर। तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ से आगे और कहाँ जा सकते हैं, तो ये थीम यस, एंड रजनीकांत तो आज भी आप देखो द मोस्ट डाउन टू अर्थ Down to पर्सनालिटी, आई earth, थिंक जी, सो। जी, जी। इतनी सिंपलिसिटी, जी, जी। मतलब वो अगर अंबानी की शादी में जाए या कहीं पर भी जाए, हाँ, उनकी सिंपलिसिटी, उनका काम बोलता है, उनकी जो जी जी पर्सनालिटी है वो जी, बोलती है। जी। TEDx का आपका एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स के अंदर आपने हॉकी में भी कमेंट्री की है जी। और क्रिकेट में भी, बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ का था? ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना, मतलब देखिए IPL एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होता है। Yes, एक नाम ही अलग है। हम अपने चाइल्डहुड हीरोज को देखते हैं, लाइक वो हम जब स्कूल में थे तो अचानक से हम, एक सपना होता है 10-12 साल, एक कॉन्स्टेंटली प्लेयर्स को देखते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं, और कभी कभी स्कूल के टाइम में आप ऐसे सोचते होंगे, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स उस दिन टेक्स्ट करके बोले, यार वी स्टिल होप वी कैन सी देम एंड यू एक्चुअली गेटिंग टू सी देम। तो वो एक फीलिंग अलग होता है। हॉकी गेम के हिसाब से भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा IPL का, हाँ, तो Craze ज्यादा, क्रिकेट तो definitely. थोड़ा सा ओवरऑल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कैसा था आपका ओवरऑल? बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन लाइफ होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है और फिट रहना पड़ता है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा रहो। आगे के लिए भी आपकी तैयारी IPL के लिए, स्टार स्पोर्ट्स के लिए? देखते हैं, लेट्स सी। तैयारी तो हमेशा, मतलब आपको रेडी रहना पड़ता है हर चीज। बट एक रहता है ना मन में कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर चीज में काम करने में मजा भी आ रहा है और मुझे करना है, तो वो इंटरेस्ट आपको है वहां पर? हाँ, नेचुरली होता है वो, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं होता कि ऐसा नहीं है, मन जबरदस्ती कर रहे हैं, या वो फील ऑटोमेटिक आती है, ऐसा कुछ ये नहीं। मैंने देखा है आपका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आप बहुत सारा काम कर रहे हो, उसके अलावा आप ह्यूमैनिटी रिलेटेड भी बहुत सारा काम करते हो, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की है, डिसेबल्ड पीपल के लिए आपने बहुत सारा काम किया, तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ डिटेल में। जी, ये 2022 दिसंबर को हमने किया था बाल्को में ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और जब ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ था हमें सिर्फ बताया गया था कि आपको रहन सहन जैसा है उस अकॉर्डिंग रहना है, ये नहीं है कि आप एकदम जैसे हम अपने लाइफ स्टाइल, बिकॉज हम प्लांट के अंदर गए थे, वहाँ पे जैसे वो एक्चुअली काम करते हैं, वो हम उनके क्वार्टर्स गए थे, हम उनके एरियाज में जाके रहने लगे समझने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल जैसे फील करने के लिए उनको, देन हम उनके बारे में, टीम थी वहाँ पे आपकी पूरी? हाँ टीम थी, तब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, तब हम उनके बारे में कवर कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। तो जब तक वो फीलिंग्स नहीं आती अंदर से तो नहीं हो सकता। मुझे अभी भी याद है एक जैसे इंक्लूसिविटी जो पर्टिकुलर चीज़ हमने वो दर्शाया उस चीज़ पे कि ट्रांसजेंडर जो कि इस सोसाइटी में लुक्ड अपॉन नहीं है, उनको Right. एक डिफरेंट धारा में रखा जाता है और डिफरेंट वे से देखा जाता है उनको, पर अगर एज ह्यूमैनिटी उसके अबव है और हर एक इंसान में जान होता है, उसकी भी कोई इच्छाएं होती है, किसका किस्मत क्या होता है कि उनको क्या मतलब बनना पड़ता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। Right. पर एवरी पर्सन हैज द राइट टू वर्क एंड लिव इन डिग्निटी। True.
वो एक थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो जब स्टोरीज बोलते हैं तब हम मुझे फील हुआ कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ, और हम लोग इतने कंप्लेन करते हैं रेगुलर लाइफ में। मैं वही सोची हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जब मैं उस डिसेबल्ड इंसान को उस दिन मिली थी, वो सुन नहीं पा रहा था तो बोल नहीं पा रहा था, पर वो उसमें HR में काम कर रहा था कुछ ऐसे। तो तभी हमें वही फीलिंग आया अंदर से, यार इनके पास कुछ नहीं है पर ये लोग खुश है बहुत ज़्यादा, कोई दुखी नहीं था। उस मोमेंट्स को आप जाके फील करोगे आप ऐसे जाके, मुझे अभी भी याद है कहाँ से छोटे मोटे चाय ले आना या खाना ले आना बीच बीच में, या ऐसे बातचीत करना नॉर्मल चीज़ों के बारे में, उनमें खुशी थी। मुझे हमेशा खुशी को तराशते रहते हैं लोग, ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ लिमिटेड सोर्सेज में। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि ये लोगों का टैलेंट है, ये लोगों को पॉलिश किया जाए तो ये कहाँ तक पहुंच सकती हैं, और ये कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो इस विषय में इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उस टॉपिक पे काम करना। आपने कहा आप उन लोगों के साथ में जाके भी रहते थे और टाइम स्पेंड किया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जब आप बातें करते थे या उन लोगों के साथ में रहे हो, तो कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जिसने एक्चुअली आपको टच किया हो कि भाई इनको इतना अलग क्यों देखा जाता है या इतना अलग क्यों रखा जाता है, वैसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट? जी, मैंने जिनके साथ काम किया था पहली बार तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स के तरफ से उनको घर से निकाल दिया गया था, और यहाँ पे भी आके इनिशियली उनको तकलीफ़ें हो रही थी बाकी लोगों से, नीचा दिखाना, बार बार चीज़ें बोलना या ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमिलिएट करना, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस में देखते आ रहे हैं। तो मैंने वही उनसे पूछा कि आप कैसे डील करते हो ये सारी चीज़ें, फिर भी काम करते हो? तो बोला मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। राइट। तो पर भी उस सारे चीज़ों को, जिस इंसान में फैमिली अबैंडन कर रहे हैं, वर्क प्लेस, पर्सनल लाइफ, दोनों चीज़ें सॉर्टेड नहीं रहता। तो मैं बोली आप कैसे अपने आप को ये रखते हो? बोले मैम आपको मैं अपना इंस्टाग्राम दिखाती हूँ, मेरी रील्स दिखाती हूँ। तो मैंने उनके रील्स देखे और वो बहुत ज़्यादा, वो बोली कि मैं जब ऑफिस से आती हूँ क्या कुछ करती हूँ, मैं अपने उसे रील्स देखती रहती हूँ, खुद बनाती रहती हूँ। मैं बोली कि यार दिस इज सो नाइस कि इंसान मतलब किस किस परिस्थितियों से आके अपने आप को खुश रख सकता है। और हम छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा कंप्लेन करते रहते हैं। ये मैंने ट्रांसजेंडर्स के लिए मैंने भी एक रील्स देखा था एक बार, तो उसमें ऐसा है कि कोई ट्रांसजेंडर किसी से कुछ पैसा मांग रहा था ट्रेन में। जी। तो वो बंदे ने उसको कुछ निगलेक्ट किया, काम करो ये वो तुम कर नहीं सकते। तो उस ट्रांसजेंडर ने सीधा ये बोला चलो ठीक है मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, आप अपने ऑफिस में मुझे काम दोगे? तो उसका सिर नीचे हो गया। जी। मतलब आप लोग, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था आप लोगों को हमको काम देना नहीं, हमको रखना नहीं, हमको निगलेक्ट करना है, और जब हम मांगते हैं तो आप हमको इस तरीके से निगलेक्ट करते हो। मुझे तो लगता है प्राइवेटाइजेशन कर लेना चाहिए जॉब्स इनके लिए। गवर्नमेंट तो फिर भी इनको कोशिश कर रही है इनके लिए करे, प्राइवेट जॉब्स में भी इन लोगों को अलाउ कर लेना चाहिए। आई मीन कोई रीजन नहीं है, आई मीन वो इंसान ही है। अब एंड दिस इज नॉट, दिस इज बाय गॉड, मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है। इससे तो ज्यादा मुझे लगता है बहुत घिनौने लोग अराउंड रहते हैं। ये लोग तो 101%। ये लोग तो सिर्फ ये लोगों के में तकलीफ वो है जो भगवान ने दी हुई है, और यहाँ पे तो खुद की क्रिएट की हुई इतनी तकलीफ है, ऐसे लोग। हाँ, तो इनसे बेटर तो इनका हार्ट बहुत प्योर है। जो जितना परेशानी और जो जितने मतलब कमियां हैं एज फिजिकल बॉडी या फाइनेंशियल चीजों में, वो उनके हार्ट्स बहुत प्योर है, मैंने देखा है। डेफिनेटली, मतलब ये कम्युनिटी को एक रेज मिलना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस मिलनी ही चाहिए। दैट आई ऑल्सो बिलीव। जी। डिसेबल लोगों के साथ में आपने काम किया है, क्या एक्सपीरियंस, क्या इमोशंस, क्या मोमेंट्स थे जिन्होंने आपको टच किया? डिसेबल्ड लोगों का चीज़ ये है कि आई थिंक मेरे पेरेंट्स के साथ ही, मतलब बचपन में हम लोग जो कुछ जगह जाते थे या कुछ करते थे अराउंड, तो तभी से मैंने देखा हुआ था। कॉलेज में मुझे एक किस्सा अभी याद है। तो एक लड़की वो ब्लाइंड थी, तो उनको पेपर्स लिखना पड़ता था, तो वो लिख तो नहीं पाएंगे, तो उनको ट्रांसलेटर चाहिए होता था लिखने के लिए। और मैं शायद 11th में थी तब, शायद हाँ 11th में थी। तो मुझे अभी भी याद है, तो बिकॉज हमारे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ऐसा करके। तो ये लोग मतलब ढूंढते रहते थे लोगों को कि यार कोई पेपर में लिख लो, कोई हेल्प कर लो, कोई ये कर लो, वो कर लो। तो कोई कुछ ये नहीं कर रहा, तो मैं दूर से देखी और मैं बोली मैं आपका पेपर लिख लूँगी, और कोई बात नहीं, आपका इंग्लिश का पेपर था, मैं अपने और से जितना पढ़ सकती हूँ आपका भी
कर लेती हूँ। और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 घंटे बाद उनका था, तो मुझे अभी भी याद है। तो कुछ कुछ जितना उनको याद रहता तो वो मेरे को बोलते थे, मैं लिखती थी, और बाकी जो मुझे याद रहा था कुछ कुछ मैंने ये। तो कभी भी, अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था, बोली कि मैं कभी वो मोमेंट नहीं भूल सकती जो आपने किया, और वो 10 दिन का पेपर मैंने कंप्लीट लिखा था। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे किसी को मतलब करने के लिए करे, मेरे अंदर वो इमोशनल ये आता है कि कोई सामने ऐसे हो रहा है चीज़ें, तो एटलीस्ट मैं करूंगी नहीं भी, अगर मैं किसी को रूडली मना नहीं कर सकती उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। Definitely, मुझे very nice. बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है। और मैं वही पूछने वाला था, ये आपके अंदर आया कहाँ से? बिकॉज आप इतना सब इन्वॉल्व हैं इतनी सब चीजों में, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो चैरिटी बिगिंस एट होम जो एकदम सेइंग है, तो मैंने अपनी मम्मी को देखा हुआ है, कोई भी हाउस हेल्प हो उनको मदद करना। कोई मतलब ऐसे कोई भी काम करते टाइम कोई कुछ मांग रहा है पर्टिकुलर चीज़ें, कोई इवन हमारे, मुझे याद है होलसेल की साड़ियाँ आती थी घर पे, तो वो मील बना के रखती थी उनके लिए खाने देने के लिए, ये सब। और जब हम लोग ना कुछ कुछ, अभी भी मेरे को याद है, पिछले महीने घर पे थी, तो हम लोग सारे से खाना पीना करके बर्तन वर्तन ये कर रहे, ये सारी चीज़ें यहाँ फेंक देते। तो मम्मी ने मेरे को ये तुरंत बोला कि हमें पता है मेड आती है, ये आती है, इसका मतलब नहीं है तुम उन पे ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन दो, कुछ खुद तो काम करो, ये करो, वो भी इंसान है। तो ये बार बार अगर किसी मतलब पेरेंट्स आपको बोलते रहता है ना, आपके अंदर इनबिल्ट होते तो वो इनबिल्ट होता है चीजें। आप बाहर भी जाते हो ना, आप क्या ये होता है, तो वो परवरिश मैटर करता है। ये मेरा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है ये उन्होंने हमेशा बार बार हर एक चीज में बोला है, तो वो मेरा दिमाग में घर रहता से है। स्टार्ट होता है हमेशा। हाँ हाँ। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो है ना कुछ सोशल वर्क या इस टाइप के काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, उनको मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। जी। कई बार उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर आप 3-4 पॉइंट ऑडियंस को दे सकते हो कि भाई आपको अगर चैरिटी, आपको किसी की हेल्प करनी है, तो कुछ नहीं तो आप ये बेस चीजों से आप स्टार्ट करिए। बेस चीज पहला अपना वो दिल होना चाहिए, पहला चीज। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल है, जो करना भी चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें। आप देखिए, बहुत एनजीओज होते हैं आपके अराउंड, आप विजिट कीजिए जाके, पहले आप जाइए वहाँ पे। कुछ ऐसा नहीं है कि पहले आपको कुछ लमसम दे देना है, कुछ ये करना है, पहले अंडरस्टैंड कीजिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था, एक सोच, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे वहाँ पे, वो चिल्ड्रन की बेस था, जो कि मतलब डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन है उनके ऊपर, जो उनको कलेक्ट करके लेके आते थे, जो रेलवे स्टेशन हो या एक्सट्रीम गरीब हो, जिनके मतलब ऐसे मतलब भीख मांगते हैं टाइप के, जिनके पास पढ़ाई का इंस्टेबिलिटी हो जाता है, तो उनको लेके वो आते थे। और वो हमें भी ये बोलते थे कि आपके अराउंड भी अगर प्रमिता आपको कोई मिलते हैं कि लाइक जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनको मतलब मजदूरी करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेवलेंट है, मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं। आप गोलगप्पा भी खाने जाते हो ना, कभी 13 साल या 14 साल का लड़का वो आके गोलगप्पा पूछते हो, आप पढ़ाई नहीं करते? नहीं। और ऊपर से उनको पता चलता है कि उनको उतना पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली नहीं। तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत मतलब खराब लगता है कि आप वैसे स्टार्ट कर करके ये चीज़ें करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आता है। ये मैं करके कि सोची नहीं थी कि मुझे ये करना है, वो मैं कभी नहीं सोचती। मैं जितना अपने कैपेसिटी हो सकता है मैं उतना कर सकती हूँ, बट हाँ, इस एक इंसान के अंदर एक ह्यूमैनिटी अगर होगा तब वो प्रोसीड अराउंड कर सकते। डेफिनेटली वो तो 101% रहेगा। बहुत सारे लोग चैनलाइज नहीं कर पाते, बट आई थिंक सो बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा है, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको स्टार्ट करना है तो। कि भाई घर से एक बंदे के खाने का पैकेट बना दिया, आज किसी भूखे इंसान को हम लोगों ने खाने का पैकेट दे दिया। कोई ज़रूरतमंद अगर कुछ चीज़ बेच रहा है, हमने उसके पास से कुछ चीज़ें खरीद ली, आज उसके घर में खुशी आ जाएगी। जैसे दिवाली आती है, होली आती है, कोई ओकेशन आता है, वो ओकेशन पे हम अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी से बात करते हैं, आई थिंक उससे भी खुशी मिलती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बहुत जी। अब मैं आपका देख एंकरिंग, जो एक शो शाइनिंग ऐसा देखने जाएंगे तो IPL या दूसरा ध्यान करें, और दूसरा ह्यूमैनिटीज़ जो कम्प्लीटली अलग, ये दोनों को बैलेंसिंग करना। आप एक वो दुनिया में जाओ फिर वापस ये दुनिया में आओ, तो आप कैसे बैलेंस कर लेते हो? मैं किसी चीज़ से इतनी अटैच्ड नहीं हूँ। मतलब मेरा पहला चीज़ ये है कि मैं मतलब जो काम करती हूँ या जो बाहर काम करती हूँ, दोनों बहुत मेरे पर्सनल लाइफ से अलग रहता है चीज़ें। मैं अपने काम को बस, आई लव द जॉब मैं करती हूँ, बट उसके लिए मैं
2400 घंटा क्या हुआ, ये हुआ, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आती। मैं सिर्फ एनालाइज करती हूँ कहाँ गलतियाँ हुआ, और कोई गलती बोलने से पहले मुझे पता होता है मैं गलत हूँ। तो जो चीज़ होता है ना, अगर आप उस चीज़ों को अपने दिमाग में ज़्यादा हावी करो कि लाइक हाँ मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तभी आता है। अगर आप नॉर्मली सोचो कि हाँ मैंने आई जस्ट लव माई जॉब, मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, इसके बारे में ये सोचोगे तो आपका लाइफ ईजी होता है। डेफिनेटली, मतलब किसी चीज के अंदर घुसने की बजाय, ज्यादा सोचने की बजाय आप सॉल्यूशन पर फोकस करते हो कि भाई मेरे हाथ में क्या और मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ। मतलब आप अगर ट्रीट करोगे कि हाँ आई एम डूइंग दिस जॉब बिकॉज हाँ इसमें मेरा स्किल है, इंटरेस्ट है, और अगर 10 लोग आके बोल रहे हैं यार आप तो फेमस हो गए, ये हो गए, ये सारे चीजें चढ़ने लगेंगी ना, तब आप बैलेंस करना भूल जाओगे। तब जब ये चढ़ना चालू होता है तब गिरावट शुरू हो जाती है एक्चुअली। हाँ मतलब ये चढ़ेगा ना, इसका कोई इलाज नहीं है, तो हाँ। इंसान ऑब्सेस्ड होना स्टार्ट करेगा उस और सारी मैंने चीजों। जितने लोगों को देखा है कि ये जैसे जैसे चढ़ते हैं ना वो गिरते जाते हैं, क्योंकि एक लेवल के जो लोग होते हैं, हाँ जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में बात की है कि जैसे रजनीकांत जी है जो सुपरस्टार है, बट उनकी आप ह्यूमैनिटी देखो, उनका रहने का स्टाइल देखो, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी देखो, आप बच्चन साहब को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो ये लेवल पर आप पहुंचे। रतन टाटा के बारे रतन में, टाटा, उनके बारे में रतन बोलना। टाटा का तो मैंने ना ये आपने कहा, मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो दिलीप कुमार ने शेयर किया था। दिलीप कुमार अपने जब आज इंडस्ट्री में जैसे समझो टॉप लेवल के एक्टर्स है, हमें अमिताभ बच्चन या जैसे, तो दिलीप कुमार अपनी सबसे टॉप लेवल पे थे, और टॉप लेवल पे थे उस टाइम। वो एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, जब वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो जैसे ही फ्लाइट में घुसे तो पीपल आर क्रेजी, तो हर कोई उनके साथ में बात करने के लिए, फोटो खींचने के लिए क्रेजी थे, बिकॉज ही वॉज द टॉप एक्टर। एंड फिर उनकी एक सीट पर वो बैठे, सीट के पास में एक बंदा बैठा था, वो अपने काम में मस्त था। बट अभी वो दिलीप कुमार के अंदर ये कि भाई मैं इतना टॉप एक्टर हूँ और मेरे को अगर कोई पास में बैठा जो मुझे देख भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा है, अब वो अंदर ऐसा रहता है तो आदमी को रहे कैसे। तो उसने फिर भी बात करने की कोशिश की, सर आप मूवीज देखते हो? तो पास वाले बंदे ने जस्ट जवाब दिया हाँ मैं कभी कभार देखता हूँ, और वापस वो अपने काम में लग गया। तो अंदर से वो कि यार इतना देख भी रहा है बंदा और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। तो लास्ट में जब वो बाहर निकल रहे थे ना, बाहर निकलते निकलते दिलीप कुमार खड़े हुए और उन्होंने आखिर में वो होता है कि मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बता दूँ मैं कौन हूँ करके। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम दिलीप कुमार द सुपरस्टार ऑफ इंडस्ट्री, और वो पास वाला जो बंदा था वो खड़े हुए, उसने कहा आई एम JRD टाटा। हाँ। तब दिलीप कुमार ने कहा कि मेरा जितना खुमार था ना वो पूरा नीचे उतर गया, कि इतना बड़ा बंदा, इसकी ह्यूमैनिटी, इंसानियत देखो, मतलब वो 1% भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा है, और मेरी जो है मैं एक एक्टर हूँ तो भी मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे ये लेसन मिलता है कि हमको कितना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जी। और वो सेम चीज़ हम रतन टाटा से भी सीख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे। तो ये एक मैंने बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी थी। आपका वर्क एक्सपीरियंस, TEDx टॉक हमने सुना, स्टार स्पोर्ट्स का सुना, ह्यूमैनिटी के बारे में सुना। अब हम स्टार्ट पे आते हैं, एक्चुअली आपका स्टार्ट कैसे हुआ या आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी? My first job was around 2022. आप मतलब PR के बारे में बात करें या होस्टिंग? PR की आपकी सबसे पहली कौन सा था जॉब, और एज अ होस्ट आपकी कौन सी? तो मेरा पहले फ्रीलांसिंग का ही मेजर रहता था, पब्लिक रिलेशंस का। तो हमने सोचा था हम टाई अप करेंगे अपने यहाँ जितने सारे NGOs है वगैरह, उनके साथ टाई अप करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, वो पहला प्रोजेक्ट था जो हमने किया था, जो हम सिटीज़ बोल रहे, बहुत सारे विलेजेस में गए और हमने उनमें सैनिटरी पैड्स हो या जितने सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हम लेके गए थे, और वो लोग जो कपड़े यूज़ करते हैं, ये उनको सारे चीज़ें इरेडिकेट करने के लिए हमने सोचा था कि ये पहले चीज़ हो। उसके साथ मेरा डेवलप हुआ धीरे धीरे, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करना हो, ये हो वो होता चला गया इवेंचुअली कि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो ये कोई मेरा फिक्स टाइप का नहीं था। जैसे हम उसके बाद बालकों में काम किए, ये था, तो आई यूज टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस। बट अचानक से मुझे अभी भी याद आता है जब मैं कॉलेज में थी 2019 में, तो DNA के साथ मैंने सिर्फ सोशल मीडिया, वो जो इन्फ्लुएंसर्स का पार्ट, वो डील किया था सिर्फ। तो तभी उन्होंने ऐसे मजाक में पूछा था तुम ट्राई क्यों नहीं करती ये सब। मैं बोली यार ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। तो उन्होंने सिर्फ ये चीज़
बोला था, तब मुझे याद है मैं पापा के साथ गई थी सिर्फ टिकट्स लाने के लिए कि मैच हो रहा है, कि पापा के साथ जाके टिकट्स लाके देखना है, बोला बस ऐसे ही था। मतलब कभी आप मैच देखते थे और अभी आप मैच मतलब 2018 के टाइम मुझे याद है, ग्रेजुएशन जस्ट खत्म होने वाला था मेरा, तो वो 100 रुपीज़ के 2 टिकट्स आते थे, तो हम 4 दोस्त गए हुए थे। और मुझे अभी भी याद है जो हॉच पॉच उस टाइम पे था कि हमें मतलब, और वो भी इतना ऑब्वियसली प्रीमियम टिकट नहीं था, वो बहुत ही मतलब कोने में बैठ के चिल्लम चाले काली। मतलब ऐसे चारों हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब वो उस टाइम सलमान खान आए हुए थे और ये पूरा वो पहला मेडन सीन, सलमान खान एक दिन आए थे और शाहरुख खान ऑल्सो एड कम, मतलब ऐसा उनका सेटअप जो ओपनिंग सेरेमनी था। हाँ, शाहरुख खान वॉज देयर, सलमान खान वॉज इन अनदर डे। तो हम लोग ऐसे दूर से बैठ के मैं देख रही थी, यार इतना मेहनत करने के लिए इतनी करोड़ लोग, यार मतलब इतने लोग आए हुए हैं एक साथ। मतलब मैं दोस्त को बोलती थी यार कब मैं जाऊंगी वहाँ, यार बोले कुछ भी बातें कर रही है, मैं बोली यार मुझे वहाँ पे खड़ा होना है एक दिन। तो 5 साल बाद आप बिलीव नहीं करोगे, वो जब आप वहाँ पे खड़े रहते हो तो एक खुशी अलग ही होती। तो मैंने वो रिकलेक्ट किया वो मोमेंट की हम लोग टिकट के लिए इतना मेहनत करके एक जगह बैठने के लिए ये कर रहे थे। तो तभी 2022 के अराउंड उन्होंने ऑडिशन लिया था कि कर लो, और मैंने बस कर दिया, मुझे पता नहीं कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, बस ट्राई कर दिया। और 2023 को मतलब दिसंबर 2022 एंड में बोले कि हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, आप सिलेक्टेड हो, आप आ जाओ। Very तो good. Then started, boom. वो लाइफ चेंज वहाँ से हो पूरी गया, चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ स्पीड अप हो गया, सारी चीजें चेंज हो गया लाइफ में। फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब फ्यूचर आगे क्या करने की विश है या क्या करने का प्लानिंग है? अभी तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो जो आगे आगे एक एक प्रोजेक्ट्स आ रहा है उसको कैसे अच्छे से कंप्लीट हो, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। वेरी ट्रू। तो जो अभी आगे अगर कुछ अच्छे आ रहे हैं उन पे अच्छा सा फोकस करूँ, एंड देन ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन इफ आई वांट आई वुड बी मच इन्वॉल्व्ड इन डूइंग समथिंग फॉर द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन आवर स्टेट, बिकॉज मैं बहुत करीबी से देखती हूँ और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हमारे बच्चे आते हैं, वेरी गुड। और अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन आफ्टर आई हैव गैदर्ड एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग लगेगा। अच्छी सोच है। ये तो ठीक है, करियर और ये सब चीजों को लेके। अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि अगर आप सुपर हीरो होते जी तो क्या विश होती है आपकी कि मेरे पास ये सुपर पावर होना चाहिए था? मेरे पास सुपर पावर होना चाहिए था तो मैं वो स्वैप करके किसी देश के प्रेसिडेंट के आत्मा के अंदर जाना चाहूंगी, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर वो चांस मिले मैं हमेशा रीजन कि उनके पास वो जो होता है पावर ना इंटायर वर्ल्ड को एक। अब आप क्या चेंज करते थे वो प्रेसिडेंट की आत्मा में जाके? वो मैं चेंज करते थे तो बहुत सारी चीजें अभी बोल नहीं सकते। ये पहले तो मैं जितने सारे उनके पास है सोर्सेज जो आपके मेजर कंट्रीज में वॉर्स हो रहे हैं, अगर उनके वो कुछ भी किसी वे में उसको रोका जा सकता है, पहले ये वॉर खत्म करना चाहूंगी। जितने दुनिया में वॉर्स हैं, कोई लड़ाई चाहिए नहीं, नफरत चाहिए नहीं। ये वॉर भी नहीं, ये तो मारे जा रहे हैं, मतलब दे आर किलिंग, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, मर रहे हैं सब कोई लोग, मतलब वो पहले एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बिजनेस ना, द वे इज डिफरेंट। वही सब कुछ सब लोग अपना धंधा कर रहे हैं, किसी को हथियार बेचने, किसी को कुछ करने, तो दे आर डूइंग इन दैट वे। जी जी। कोई ऐसा हिस्टोरिकल फिगर या कोई इंसान जिसके साथ आपको डिनर करना पसंद हो कि भाई हाँ एक इंसान है कि जिसके साथ यार मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको हंसी आएगा, डिनर मुझे नहीं पता, वो महान इंसान है एक्चुअली। मैं हमेशा मन होता है वो है महाभारत के अर्जुन, उन्हीं के साथ, बट उनको क्या मैं डिनर तो नहीं होगा। मैं हमेशा वही सोचती हूँ कि कभी भी अगर आप स्वैप करके जा सकते हो उनको, वो उन्होंने विश्व रूप देखा है, तो अगर उनको कभी भी पूछ सकते हैं उनसे मिलके, मतलब हिस्ट्री के बैक में जाके, वो चीज मैं उनसे सिर्फ एक ही तमन्ना जो होती है ना वो। क्या आपने अर्जुन से पर्टिकुलर कुछ चीजें सीखी है कि भाई इससे मैंने ये पॉइंट सीखा है? ये योद्धा जो मतलब होता है ना इंसान, और वो एक ही इंसान अगर आप पूरे महाभारत में देखो, उनको ही बिलीव था कि कृष्ण ही भगवान है सबसे ज्यादा, इसलिए कृष्ण सारथी बने उस चीज में। उन्होंने एक वो वही विश्व अवतार में बोले ना, जो देवताओं को भी
नहीं होता, वो देख नहीं पाते, वो अर्जुन को उन्होंने दिखाया, तो वो शूरवीरता दिखाता है और वो एक बिलीव दिखाता है भगवान में कितना क्या है। सो बहुत कुछ सीखने के लिए वो पूछना है एक बार, वो एक चीज मतलब हमेशा वो कभी मौका मिले और क्योंकि मैं वो महाभारत की वो सीरीज में मेरा डाउनलोडेड है अभी, कभी बहुत लो फील होता है तो वो पर्टिकुलर एपिसोड देखती हूँ मैं पूरा, तो उसी हमेशा दिमाग में होता है कि काश ये कभी। ऐसा टाइम कब आता है जब आपको बहुत लो फील होता है या आप थोड़ा नेगेटिव फील करते हो? लो फील होता है मतलब कभी कभी फैमिली से दूर रहते हो और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और चीजें, क्योंकि आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप अच्छे हो, अराउंड आपके बहुत अच्छे होंगे, और नेगेटिव एनर्जीज तो बहुत होती है, बहुत आती रहती है। उसको आउट कैसे करते हो आप? हाँ मतलब क्या होता है ना, एक लेवल तक आपको पता चल जा रहा है कि ये सब आर्टिफिशियल लग रहा है, राइट। बहुत पता चल जाता है। मतलब ऐसे कोई लोग बहुत कोशिश करते हैं कि लाइक हम ऐसे हैं वैसे हैं, बट एक अंदर से वो फीलिंग आता है कि आर्टिफिशियल है। वाइब्स पता चलता है, हाँ वो एनर्जी वाइब से पता चलता है। तो उसी के बाद थोड़ा थोड़ा लो फील जब होता है कभी कभी, तभी ये सारी चीजें थोड़ा तो ऐसे देख लोगों के साथ आप कैसे डील करते हो? इस टाइप के लोग अगर आते हैं आपके आसपास में? हाँ तो एक तो मैं ज्यादा बात नहीं करती उन लोगों से, और अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है ज्यादा, क्योंकि मैं लड़की हूँ, but हमेशा वो एक चीज रहता है दिमाग में, और मतलब मैं ये खुल के भी बोल सकती हूँ आपको ये चीज, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ बहुत सारी चीजों में। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई अपने लाइन क्रॉस करके बातचीत Right. करे मुझसे, मुझे अपने टैलेंट के लिए हाँ मतलब ये हाँ, पॉइंट के साथ में मैं आपको पर्टिकुलर फिर पॉइंट पूछता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां, इंडिपेंडेंट लड़कियां, उनको स्पेशली किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, या किस चीज में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? ये कि अपना डिग्निटी हार के कुछ नहीं करना चाहिए, कोई Very फर्क cool. नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर एक उस चीज में, हाँ लोगों को शॉर्ट टर्म सक्सेसेस मिलती है, मैंने देखा हुआ है उनको मिलते हुए, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को शक्ल मतलब नहीं दिख उसके लिए पाएगा, हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बहुत सारे लोग। आप अपने आप को अपने शक्ल नहीं दिखा पाओगे आईने में। जब आप खुद के साथ तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा ना, जब आप घर आओगे, लौटोगे, अकेले रहोगे, तब तो honest, क्या हाँ, करोगे? वो आप किसी से नहीं छुपा सकते। वो तो नहीं कर, खुद के नजर में मत की गिरो, नजर में, हाँ। वो मैं हमेशा सोचती हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो हम रेडी है। देखिए पैसा, मैं ये नहीं बोलती कि पैसा, ऑब्वियसली आज अगर मेरे पास पैसा है ना, मैं चाहूंगी कि मैं वो स्पेंड करूं मेरे लिए। वो प्रॉब्लम एक चीज का सॉल्व करता है कि आपको कुछ कुछ चीजें जो चाहिए होते जरूरतें कंप्लीट करता है, राइट। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर Right. सकता, वो इनर हैप्पीनेस नहीं दे Definitely. सकता। और आपके पास अभी बहुत पैसा है, आपके अराउंड कोई लोग नहीं है, आपका फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई पार्टनर नहीं, कुछ नहीं है, अब क्या करोगे? करोगे? कितना घूमोगे, कहाँ जाओगे, कितना खाओगे? हाँ लेकिन ये सब समझ में ये प्रॉब्लम क्या है कि जब पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि एक्चुअली सुकून जो है वो तो था ही नहीं इसमें। और जैसा आपने बोला कि भाई आप लोगों से छिपा सकते हो कि भाई आपने कुछ भी किया किसी को पता नहीं, बट आप अपनी आत्मा से कैसे छिपाओगे? जी सो आई थिंक सो ये फोकस हमेशा हर इंडिपेंडेंट लड़की को रखना ही चाहिए कि आपको किस चीज के अंदर स्ट्रिक्ट रहना है। जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट Very good. है जी। फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ में? बहुत ज्यादा, मेनली तो फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। काम खत्म करने के बाद जब मतलब फ्लाइट पकड़ के घर जाना है, तो मम्मी के हाथ का खाना पहला चीज। तो होटल के खाना खा के तो पूरा पक जाता है इंसान एक लेवल तक, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। मेरी बहन है, छोटी बहन, तो उसके साथ बैठ के बातें करना, पापा मम्मी के साथ, और मेरे सारे कजन्स और मतलब मामा मामी सब आसपास रहते हैं, सो उनके साथ गेट टुगेदर एक होना, नॉर्मल सी होना। और मेरे बचपन के दोस्त भुवनेश्वर में, तो एक चीज़ होता है ना, काम खत्म करने के बाद इन सारी चीज़ों में जाते हो, आपको काम खत्म करने के बाद एक वो होता है ना वाइब, किसके साथ शेयर करोगे। तो फैमिली अगर आपका सॉर्टेड है, अच्छा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये फैमिली का जो थॉट प्रोसेस रहता है, आपके मॉम डैड का थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस अलग रहता रहेगा, उसको मैच कैसे होता है ये सवाल के पहले मैं आपको, आपने कहा रेगुलर फ्लाइट में ट्रैवल आप करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी क्या मिलती है? तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करो ना, आप नेक्स्ट टाइम में कोई आपके आसपास में ऐसा बंदा रहेगा जो पहली बार ट्रैवल करता है और आपको विंडो सीट मिली है ना, तो आप उसको विंडो सीट दे देना।
हाँ हाँ क्योंकि मैंने ये एक चीज देखी है कि वो पहली बार बैठते हैं ना तो उनको विंडो सीट का क्रेज रहता है और उनको जो खुशी मिलती है ना, जी जी और इसमें अपने घर का जो रेगुलर ट्रैवल कर रहा है उसका कुछ भी नहीं जाता है। जी। मैंने एक बार किया था, मुझे पता चल गया था, एक लेडी, एक छोटा सा बच्चा था और उनके एक हस्बैंड थे, तो क्योंकि मेरा विंडो सीट था तो इस तरफ से वो बार बार फोटोज ऐसे कर रहे थे और वो बार बार वीडियो कॉल कर रहे थे। मैं बोली आप बैठना चाहते हो आप साइड में? मैंने वो हिचकिचाए, बोले नहीं नहीं हम फोटोज लेना चाहते हैं। मैंने बोला आप बैठिए, मैं तो हर 7 दिन में आती हूँ, आप बैठिए। तो वो दोनों भी उड़िया थे और वो दोनों उसके बाद बात करने लगे नॉर्मली मेरे साथ। आज उनके नंबर्स भी है मेरे पास, तो वो कभी कभी मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। बहुत एक्चुअली लगता है हमको छोटी छोटी चीजें ये हैप्पीनेस देती है। जो पहली बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार ट्रैवल करते हैं, तो मुझे ये एक तो है कि हमेशा बादल देखने के चक्कर में, बादल, हाँ मतलब उनको लगता है यार बहुत अच्छा सारे लगा। लोगों के ड्रीम्स है। अब क्या है, जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके लिए लगता है कि अरे यार क्या है ये लोग, क्या फोटोग्राफी कर रहे हैं। हाँ, बट जो पहली बार ट्रैवल करता है उनके लिए बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो ये आपके भी जितने लोग हैं उनको आप हमेशा कहो कि अगर आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी सीट अगर किसी विंडो वाले को चाहिए तो आप ऑफर कर दीजिए। जरूर जरूर। अब ये हुआ है कि मॉम एंड डैड की जो थॉट प्रोसेस और यंग जनरेशन, हमारी थॉट प्रोसेस अलग रहती है, तो इसको आप मैच कैसे कर लेते हैं? देखिए बहुत सारी चीजें Difficulties आती हैं? देखिए बहुत सारी चीजें तो मैचअप नहीं होती ऑनेस्टली, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनका कुछ होता है। बट ये मैं सोचती हूँ मेरे पेरेंट्स कोशिश करते हैं हमारे मतलब जनरेशन के साथ मिलने के लिए, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ लेवल तक एफर्ट्स डालना पड़ेगा। वो कभी मतलब इक्वल नहीं हो सकता, जितना भी हो ऊपर नीचे होगा। बट अगर म्यूचुअली अब रिस्पेक्ट है तो वो आप समझा सकते हो। मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें पेरेंट्स को समझाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, स्पेशली पहले मैं मम्मी को बोलूँगी, मम्मी जाके पापा को बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस होता है उन सारी चीज़ों में। तो मम्मी फिर बोलेगी आप पापा भी ऑफिस से आए, उनका मूड बहुत ऑफ है, वीकेंड में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना पड़ता है कि हाँ, बट उनके भी आप एकदम इतना खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने छूट दिया है तो ये करो वो करो, आएंगे तो गाली भी पड़ता है उसके बाद। तो ये मैंने सीखा है कि वो 100% तो ये नहीं होगा, दोनों साइड से एफर्ट्स करना पड़ता है और बैलेंस आउट करना पड़ता है। वो तो 100% है। दूसरा, एक फादर जो रहता है ना, उसके दिल में हमेशा ये रहता है कि मेरी बेटी की सिक्योरिटी, और उसको कोई तकलीफ नहीं। हाँ। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि एक पिता ये सोचता है और बेटी सोचती है अरे मेरे पापा तो मुझे बिल्कुल फ्रीडम भी नहीं देते, तो इसके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है ऑलवेज। तो ये बहुत सारे लोगों के, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, अभी आपको लाइफ का इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है और आपको समझ में आ गया है कि एक पापा माँ हमारे लिए क्या सोचते हैं, तो फिर आप बैलेंस करके समझा सकते हो। बट जो टीनेजर्स होते हैं वो कैसे डील करें इस प्रॉब्लम्स को? क्योंकि जब टीनेजर्स होते हैं ना, उनको ये दिमाग में नहीं होता, नहीं बैठता है, तो क्योंकि डील कैसे करें? उनके लिए तो फ्रीडम चाहिए उनको। वो अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये लगेगा अगर पेरेंट्स उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होके उनको एक क्लैरिटी वाला, जो गुस्सा ना करके उनको अगर थोड़ा क्लैरिटी वाला पिक्चर दे, धीरे धीरे समझाए। क्योंकि अगर कोई जा रहा है ना, गुस्सा करोगे, कल वो बहाना बना के फिर से कुछ झूठ बोल के जाएगा, तो उसको आप डील नहीं कर सकते। और उस एज में माइंड ऐसा होता है कि वो नहीं हो सकता, नहीं समझ ही नहीं पाते वो लोग। तो मुझे लगता है थोड़ा कामली पेशेंटली उनको समझाना पड़ेगा कि रिपरकशंस क्या है क्या नहीं। धीरे धीरे समझा के आप ये कर सकते हो। और बाकी मुझे ये लगता है वो इंडिविजुअल फैमिली से आती है, सीख आता है। हम लोग भी मतलब ऐसे बहुत घूमे हैं, ऐसे लाइक कॉलेज टाइम पे हम लोग भी मतलब हमारा गैंग होता था, ये होता था। बट आपके अगर ऐसा है कि मुझे कितना नियंत्रण रहना है, मुझे कितना बैलेंस आउट करना है, तो आप रहेंगे। नहीं तो ऐसे भी आप 30, 35, 40 में भी आएंगे, आप वेवर्ड रहेंगे। वेरी सो वो अंदर होना चाहिए कि फन कितना लिमिट तक लेना है, पढ़ाई कितने बजे तक क्या करनी है, घर पे क्या रहना है। और सबसे ज्यादा ये एक्चुअली लेट नाइट का वो जो सारा कल्चर एक्चुअली वो हेल्थ पे इफेक्ट करता है। मैं मेंटली तो नहीं जाना चाहती, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बट वो बॉडी हेल्थ को वो डिटेरियोरेट कर रहा है। वो साइंस भी अभी वही बोल रहा है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज लीडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। तो वही एक चीज है। समवेयर थिंग्स आर रिलेटेड। फैमिली के बारे में तो मैंने पूछा, दोस्त कैसे है आपके और दोस्त कैसे होने चाहिए? मैं तो अभी ही मेरे दोस्त के घर में हूँ। मैं आती हूँ बॉम्बे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बचपन के सारे दोस्त हैं। तो शी इज़ मैरिड एंड उनकी मम्मी भी है। तो मेरे जो सर्कल ऑफ दोस्त होता है ना, वो फैमिली होता है। उनके साथ आपको कभी फील नहीं होता कि आप मतलब एक
कैसे प्लास्टिक रिलेशनशिप है हम लोग ना, मतलब एक बहुत ही दिल से वाला रिलेशन मुझे तभी फील हो रहा था जब ये ड्रीम जॉब चल रहा था। ये लोग जितने अक्रॉस शेयर कर रहे थे, टैग कर रहे थे, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कर रहे, मैं किसी को नहीं बोलती थी, पर वो दिल से आता है ना आपके दोस्तों के अंदर कि नहीं तुम जाओ तुम करो। और ये नहीं कि अभी ये सब हो रहा है, जब मेरे डार्क फेजेस थे, जिस टाइम पे मैं पूरी माइनस में थी, वो लोग तब थे और वो लोग आज है। और जो लोग तभी नहीं थे मुझे पता है, और अभी सब एकदम सब वापस आ गए, तो वो डिफरेंस मैंने समझ लिया है कि लाइक एक्चुअल दोस्त क्या होता है। वो सबसे खराब टाइम में रहता है, खुशी के टाइम में तो सब रहेंगे, उसमें कौन सी बड़े बात। दोस्त जब आप एकदम डाउन हो तब जो आपके अंदर एनर्जी चार्ज करे, जो आपने एक वीडियो बनाया था तीन टाइप के दोस्त वो बहुत ही सही वीडियो था। तो आपको वो सारी चीजें मैं समझती हूँ, और ऐसा नहीं है कि दोस्त के साथ रोज बात करना जरूरी है, ये नहीं, तो इमोशन आता है वो दिल से, वो तो हाँ मतलब एक्चुअली जो आपके डार्क फेसेस में आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा रहे, और जो आपके अच्छे और टॉप टाइम में भी आपकी सब दोस्तों के साथ में बैंड बजा देना, एक्चुअली वो होता है दोस्त। मुझे ऐसा लगता है दोस्त ऐसे ही होते हैं जहाँ पर आप दिल खोल के रह सकते हैं। हाँ, और नहीं तो आजकल तो सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं या वी आर फ्रेंड्स, लाइक इंस्टाग्राम स्टोरी एंड मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी डालती थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, ये कंटेंट शेयर करने के लिए या फिर आपकी लाइफ के अपडेट्स देने के लिए होते हैं। मतलब आपके दिल के रिलेशन से या दोस्ती के रिलेशन से, तो उसको तो आप बात करके साथ में रह के दिल से ही निभाया जा सकता है। आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ दोस्ती नहीं निभा सकते, आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, आप लाइफ के अपडेट्स दे सकते हो। बहुत सारे लोगों ने रिलेशन ही इंस्टाग्राम वाले कर दिए, तो वो नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। जी जी जी। आपका हेल्पिंग का बहुत सारा मैंने प्रोफाइल देखा है, कोई ऐसी हेल्पिंग की जो आपने आउट ऑफ द वे जाके कोई हेल्पिंग वाला ऐसा काम किया है बियॉन्ड जाके? आउट ऑफ द वे मतलब फैमिली के अंदर एनीथिंग लाइक कि भाई हाँ ये मेरे कप ऑफ टी नहीं था, बट फिर भी नहीं, मुझे ये करना अच्छा लगा और मैंने किया है। मतलब वो तो वैसे भी मैं कुछ भी होता है, मैं रोज ही किसी के लिए करना पसंद करती हूँ। लाइक मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको इतना लेवल तो मैंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता, वो मैग्नीट्यूड मैंने मेजर नहीं किया है, बट अभी जब मैं फ्लाइट से आ रही थी कि अगर कोई हमसे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, तो अगर कोई नहीं जा रहा है मैं इंश्योर कर लेती हूँ वो पहले जाए। या ये छोटे छोटे चीजें मैं बोलती हूँ कि अगर पैर लग जाता है थोड़ा ऐसा कर लो, मैं आपको माइनर चीजें बोलती हूँ। या हमारे घर में जो हाउस हेल्प आती हैं उनको, उनकी बेटियों को बुला के लाइक उनको बोलना कि ये कलर्स है, ये है, सब है, ये सब करना, वो मेरे ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी होता रहता है। ऐसा कुछ मैंने कभी किसी के लिए बहुत बड़ा मैं नहीं बोल सकती, मैं चाहती हूँ जो कोई मुझे एटलीस्ट चीजें बड़ी बन जाती। हाँ, मैं चाहती हूँ जो मेरे अराउंड रहे वो मेरे वजह से दुखी ना हो। वेरी गुड। वो एक थॉट है कि मेरे वजह से एटलीस्ट दुखी ना हो, क्योंकि मैं नहीं सो पाती यार, मैं बहुत इमोशनल हूँ सारी चीज़ों में। मुझे तो ये नहीं पता लगता कि लाइक लोग इतने, कोई अगर ज़्यादा लेवल का मुझे बुरा ट्रीट भी कर लेता, क्योंकि मैं कभी किसी को उस लेवल तक ट्रीट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बोलती ये लोग कैसे ऐसे बात करते हैं, ये करता है। तो मैं जाके एक बार मम्मी से पूछी, यार मतलब होता है, आप इतना ट्रैवल करते हो, हर प्रकार के लोग बोलते हैं। तो मम्मी मेरे को एक चीज़ मैंने समझाई, वो तुम वैसी हो वो प्रॉब्लम नहीं है, कि वो इंसान वैसा है, उसका गुस्से में वो रिफ्लेक्शन आता है। वेरी ट्रू। सो ये सारे चीजें होते हैं नॉर्मल, आप छोटे छोटे चीजें आप ये चीजों को लेकिन सीख जाते हो ना, एक्चुअल में मैच्योरिटी वहीं पर होती है कि सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर लेता है, आप उसके लेवल पे आके उसको जवाब देते हो, तो झगड़ा हो जाता है। बट आप अपने लेवल पे रह के अगर उसको ट्रीट करते हो, तो आई थिंक दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी, कि सामने वाले को अभी तक थोड़ा मैच्योर होना बाकी है। जब वो मैच्योर हो जाएगा वो भी ये बंद कर देगा। वही सही एक्चुअली वैसे ही होता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम ये लेवल पे कोई हमारे से झगड़ा कर रहा है और अब हमको इरिटेशन हो रहा है, अब हम यहाँ से गिरते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आके उससे झगड़ा करेंगे। अब नीचे वाले लेवल में तो वो ऑलरेडी हमसे आगे ही है, तो वहाँ पे तो आप जीत ही नहीं पाओगे। तो पहले आपको वो नीचे लेता है, फिर वहाँ पे आके आपको वो पूरा हरा देता है। तो आपका लेवल ये है, तो किसी और के लिए आप अपना लेवल मत गिराओ, आप अपने लेवल पे स्टेबल रहो। उसमें जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो वो वहाँ पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मतलब जैसे को तैसा वाला सिस्टम मुझे समझ में ही नहीं आता है एक्चुअली। हाँ, वो जैसे महात्मा गांधी had said ना that like an eye for an eye will make the entire world go blind। तो वो बात सही है
तो काइंडनेस को आप और किस तरीके से आपस में, दोस्तों में, फैमिली में कैसे प्रमोट करते हो कि भाई यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए? काइंडनेस, अगर आप देखते हो घर में कोई टायर्ड होके आया है, कोई कैसे किस स्थिति में आया है, आपको शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस इंसान के अराउंड बैठो सिर्फ। अब फैमिली में कभी कभी क्या लगता है कि कोई वर्क प्लेस में भी शायद ऐसा मैंने देखा है, कभी कभी सेक्लूडेड हो जाते हैं कुछ लोग, उनको ये इनसिक्योरिटी मैं नहीं बोलूँगी, कभी लगता है कि हम लोग बहुत हाई फाई अराउंड हैं और कुछ लोग आते हैं वो थोड़े हम्बल ये में है, तो मुझे लगता है उनके साथ जाके बात करो, उनको थोड़ा कंफर्टेबल करवाओ। वेरी ट्रू। मैंने आपसे बात करके ना जितने भी पॉइंट मैंने काइंडनेस ह्यूमैनिटी के रिलेटेड पूछे ना, जनरली जब भी लोगों को पूछते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स बताते हैं, बट आपने हर स्मॉल रिएक्शंस दिया है कि भी छोटी छोटी चीज़ों से एटलीस्ट हमारी रूटीन में हम लोगों को खुशी कैसे दे सकते जी, बिकॉज आप ऑनेस्टली उतने लेवल के, मुझे नहीं लगता आप इतने लेवल के महान बन सकते हो। लाइक जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, सोल्जर्स है, वो महान है, वो महान है एक्चुअली, वो महान है, वो महानता बोल सकते हैं। हम नॉर्मल है तो हम नॉर्मल चीजें ही दिखा सकते हैं। हमारे सोल्जर और वो लोग तो इतने महान है कि अगर हम रोज उनको सैल्यूट करें रोज, तो भी मुझे लगता है कि कम है। वो इतना कुछ अपने देश के लिए कर रहे हैं, बहुत महान है वो लोग। मतलब वो तो अगर हमको कहीं पर भी दिखे तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वहां पर झुके, उनको नमन करें और उनको सैल्यूट करें। वैसी उनकी एक्चुअली पर्सनालिटी है। जी जी, डेफिनेटली। एक मैं अगर शॉर्ट में आपको सवाल पूछूं कि एक अच्छा इंसान, उसको डिस्क्राइब करना है, तो आपके डेफिनेशन में एक अच्छे इंसान का मतलब क्या होता है? मुझे ये लगता है कि अच्छा इंसान वही है, वो नहीं होता कि जो सिर्फ लाइक गुड टाइम्स में वो बस अच्छा है, वो बैड टाइम्स में भी अच्छा होने का कोशिश करेगा। उसमें ये चीज़ घमंड नहीं होगी, पहली चीज़ विनम्रता होती है, उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, चीज़ों को रिस्पेक्ट होना चाहिए, एल्डर्स को, यंगर्स को प्यार। जो जिस इंसान में ज़्यादा प्यार होता है ना अंदर से, वो बाकियों को दे सकता है जितना सेल्फलेस हो। और ये नहीं है कि मैं कैश में दे दूँ सारी चीज़ें और ये सारे मैं गिफ्ट्स ले आऊँ, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करता। बट कोई अगर नॉर्मली भी डे ऑफ है, कोई आपको कुछ अच्छी बातें बोल रहा है और वो नेचुरली कर रहा है, ऐसे नहीं कि मैं कुछ ज़बरदस्ती कर रही हूँ किसी के लिए, तो और आप हमेशा देखे होंगे ना जो नॉर्मल रहते हैं लाइफ में, वो जो बहुत अच्छे इंसान में देखे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड चिल्ड आउट रहते हैं वो, और जो ज्यादा बहुत एक्सट्रीम स्वीट बातें करते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। जो एक बहुत अच्छी मैंने लाइन सुनी थी कि शहद के जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी के जैसे डंक मारते हैं। तो उतना मीठा नहीं होना चाहिए, और उतने मीठे लोगों से तो हमेशा सावधान रहो। जी 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 जी। वो लाइफ में आपका कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आपके पास है ना डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई ये चीज़ राइट है और ये रॉन्ग है, बट मुझे राइट को चूज करना है, बट मैं ये दुविधा में फंस गई हूँ कि ये पोजीशन में मैं ये चूज नहीं कर सकती? नहीं, मुझे नहीं होता, मुझे पता होता है वो राइट चीज है, राइट है, रॉन्ग है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मेरा कोई ग्रे नहीं होता। वेरी क्लियर। मतलब कोई आप इस चीज में अगर कोई भी बड़ा आदमी है, कुछ भी है, पर मुझे अगर राइट का फेवर लेना, ठीक है चला जाए, अगर वो मूवमेंट काम चला जाता है या वो कुछ चीजें रिलेशन खराब हो जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर गलत हो रहा है, मुझे पता चल रहा है गलत है, उसके पीछे क्यों जाके मैं मरम्मती करूँ, उसको बेटर करूँ, ये करूँ। लेकिन जनरली ऐसा होता है ना कि भाई हाँ, कभी कभी अपने को लगता है कि भले ही ये रॉन्ग है तो भी मेरे को इसको सपोर्ट करना है क्योंकि इससे मुझे फायदा होने वाला है। नहीं, वो एंड ऑफ द डे वो चला जाएगा, वो कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर फायदा सोचते हो ना, दूसरा इंसान फायदा सोचते है, वो सिर्फ फायदा ही सोचता रहे, वो स्पाइरल कॉर्ड के टाइप वो बढ़ता जाता है, वो कट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे। तो स्पिरिचुअलिटी और भगवान में बिलीव करते हो? जी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं ये ऐसी नहीं हो कि मैं वो व्रत करना हो, या मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे लगता है वो एक बहुत ही हायर पावर होता है। लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान आपके अंदर है, शैतान आपके अंदर है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस वे में लेना है लाइफ में, क्योंकि वो हर जगह होता है। और अगर और मैं समझ नहीं पाती जो नास्तिक लोग हैं, मतलब एक एग्जाम्पल वही देना चाहती हूँ कि अगर अभी एक फ्लड आ गया, एक
सी वेव आ गया, फंस गए हो, आप मरने वाले हो, किसको बुलाओगे उस टाइम पे? उस टाइम पे कौन सा, मतलब आप जो इसे बोलते हैं ना लाइक मैं तो भगवान में बिलीव नहीं करता, देयर इज नथिंग लाइक दैट, तो बहुत कूल बनते हैं, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब बहुत, या कोई गुंडे आपको चेज कर रहे हैं, या आप जस्ट पता है आपका मतलब अभी डेथ होने वाला है, तब आप याद करते हो फिर प्रॉपर क्या भगवान करोगे? को। तो उसी पॉइंट में आप जाके याद करना ये होता है, और मुझे लगता है ना आप उनको मतलब सोचते रहते हो कि हाँ वो अराउंड है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको याद करते रहते हो और उनकी वो पावर आता है एक उसके अंदर। 101% जब आप भगवान के बारे में सोचते भी हो ना तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। इवन लोग कहते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मंदिर में जाते हो, आप दर्शन करते हो ना, आप दर्शन, लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, बट जब आप वहां पर जाकर अंदर बैठकर दर्शन करते हो, 15 मिनट बैठते हो, वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो सुकून मिलता है ना, वो वहां पर ही मिलता है। आप कितनी भी कोशिश करो वो सुकून और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो भगवान तो होते ही है, और भगवान के पास में, भगवान की मूर्ति के पास में भी अगर हम कुछ पल खड़े रहते हैं तो भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव क्योंकि एनर्जी आ जाती मैं है। वहां से आती हूँ जहाँ जगन्नाथ धाम है, तो वहां पे तो कितनी थ्योरीज है, आपको पता है कितनी थ्योरीज है, और भगवान का जो दिल है वहाँ है, बोलते हैं आज भी, तो वो होता है। और मैं गई थी काल भैरव टेम्पल भी गई थी, तो एनर्जी होती है, जो 101%। स्पिरिचुअल एनर्जी। मतलब नाम भी भगवान का नाम भी सुकून दे देता है हमें। पर अगर आप उनको सच्चे दिल से हमेशा सोचते हो ना, डेफिनेटली। तो हमें कितने कितने काल भैरव टेम्पल के, मुझे अभी भी याद है, इतना लाइन लगा था उस दिन, सैटरडे का दिन था, पर पता नहीं कैसे मतलब माइंड में ऐसा हो रहा था कि वो मैं आगे चली गई, मुझे अच्छा दर्शन हुआ। यही होता है अगर रेगुलरली आप उनको याद करते वेरी हो। ट्रू। और ऐसा नहीं है कि लाइक क्या होता है, लोग हमेशा जाते हैं भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, सौदागिरी बहुत करते हैं जिस चीज के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा। मांग नहीं जाते हैं ना। क्यों, वो सब दिए हैं ऑलरेडी, आप केपेबल नहीं हो क्या? आपको इंसान का जन्म दिया गया है, बहुत आप हो खुद गए ना। करो ना कुछ काम, सब भगवान करेंगे। और ये आपको हाँ, तो स्पेशली समझ में आता रहेगा जब आप डिसेबल लोगों से, ट्रांसजेंडर लोगों से मिलते हो, तो ऐसा लगता है उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं होने के बाद भी वो खुश रहते हैं, और हमारे पास सब कुछ है फिर भी ये चाहिए वो चाहिए। मेरे को आज सुबह मैं कॉल पे आ रही थी, मुझे अभी याद है, वो कॉल किया, मेरे को बोला कि ये प्रोजेक्ट आपका मतलब ऑलमोस्ट हो गया था बट हुआ नहीं, सर बोले बैड लक। मैंने बोला देयर इज नो बैड लक, देयर इज द थिंग दैट देयर माइट बी सम प्रॉब्लम ओवर देयर, या कुछ होने वाला है जो Right. मेरा कट गया, देयर I वुड बी think you will समथिंग get some बेटर। better, maybe opportunities देयर इज better. नथिंग एज बैड लक, Right. गॉड इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू, दैट शुड बी देयर। या बहुत अच्छा लगा मुझे एक मल्टी टैलेंटेड इंसान के साथ बात करके। मतलब आपके बहुत सारे, जिस तरीके से आप एंकरिंग का काम है, जिस तरीके से ह्यूमैनिटी का काम है, पीआर का काम है, बहुत सारे काम आप एक साथ में कर रहे हो, एंड इन फ्यूचर यू अचीव ऑल व्हाटएवर यू वांट। इट वाज वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. लवली स्पीकिंग टू यू, थैंक यू। सेम है।